पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, जिसमें ऑपोजिशन हुकूमत को बढ़ती हुई बेरोजगारी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर सूद की शरह में कमी और जंगजदा यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के इनखला समेत कई मामलात पर घेरने की कोशिश करेगी। बजट तजावीज के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करना और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना हुकूमत के एजेंडे में सरफहरिस्त होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पीर को जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। बजट इजलास के पहले मरहले में 29 जनवरी से 11 फरवरी तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 मुख्तलिफ शिफ्टों में चलाई गई थी। ताहम इस बार कोरोना वबा से मुतल्लिक सूरत हाल में बेहतरी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से एक साथ चलेगी। आगे बढ़ते हैं। 5 रियासतों में हालिया शिकस्त के बाद इतवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने मीटिंग में तमाम लीडरों की बात सुनी और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम जरूरी तब्दीलियां करने को तैयार है। जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान सोनिया गांधी ने खुद के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन CWC ने मुतफ़िक़ा तौर पर उसे मुस्तरद कर दिया। CWC में शामिल रहनुमाओं ने उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और तंजीमी इंतखाबात के मुकम्मल होने तक इस ओहदे पर बरकरार रहने की अपील भी की। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि पार्लियामेंट के बजट इजलास की तकमील के फौरन बाद एक चिंतन शिविर का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। बजट इजलास की तकमील के फौरन बाद एक चिंतन शिविर का इनेकाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी MCD इंतखाबात को मुलतवी किए जाने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आप कारकुनान आज सुबह 10 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। आपने इल्जाम लगाया है कि शिकस्त के खौफ से बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को डरा धमकाकर MCD इंतखाबात मुलतवी करने के लिए दबाव बनाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि MCD के इंतजाम और इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मरकज के दबाव में इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। आपने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बदनवान लोगों को अहम ओहदों पर बिठाती है, वक्त आने पर उन्हें डरा धमका कर उनके मनपसंद काम करवा लेते हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रचना, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि EC को दबाव में डालकर चुनाव मुलतवी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुनजा, जिस तरीके से पहले डेट्स का अनाउंसमेंट होना था और अचानक से वो कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को अपने प्रभाव में लेकर डेट कैंसिल करवाई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें कर रही है और कैंसिल करवा रही है, उसको डिले कर रही है। इसी को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी घेराव करने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि घेराव के बाद किस तरीके का प्रेशर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया जाता है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रचना आपका। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल में बल्दियाती इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, लेकिन तशद्दुद के दौर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इतवार को मगरबी बंगाल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर काउंसलर को गोली मारकर हलाक किया गया। ये हलाकतें मगरबी बंगाल के पानीहाटी और झालदा इलाकों में हुई। हलाक होने वाले मुंतखब काउंसलरों में से एक तृणमूल कांग्रेस और दूसरा कांग्रेस कॉरपोरेटर था। पुलिस के मुताबिक अनुपम दत्ता शुमाली 24 परगना जिले के पानीहाटी म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 8 से काउंसलर मुंतखब हुए थे। कल शाम जब अनुपम दत्ता पार्क जा रहे थे, नामालूम मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने आगरपारा के नॉर्थ स्टेशन रोड पर उन्हें गोली मार दी। काउंसलर को गोली मारकर हलाक करने के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में पुलिस की एक टीम तैनात कर दी गई है। पानीहाटी के TMC MLA ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि यह मंसूबाबंद कत्ल है। उन्होंने कहा कि अनुपम दत्ता ने भगवा पार्टी के एक बड़े लीडर को शिकस्त दी थी। श्रीनगर के बटमालू में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। आग देर रात लगी। यह आग बटमालू के शेख हमजा कॉलोनी में नमूदार हुई और देखते ही देखते उसने कई घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। इस सानहे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है।
तो आपको बता दें कि श्रीनगर के बटमालू में आतिशज़दगी का मामला पेश आया। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आग देर रात लगी और ये आग बटमालू के शेख हमजा कॉलोनी में नमूदार हुई। देखते ही देखते इसे कई घर अपनी चपेट में ले लिए। हालांकि आग लगने की वजूहात का भी इल्म नहीं हो सका है। इस सानहे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि कई घर जो है झुलस गए हैं। हमजा कॉलोनी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के जिला शोलापुर में देर रात भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ट्रक का टायर फट गया, जिसके बाद ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रक ट्रैक्टर से टकरा गया। ट्रैक्टर में कम से कम 25 अकीदतमंद सवार थे जो बाडरूरंग के दर्शन के लिए जा रहे थे। और अब बात रूस की यूक्रेन पर जारहियत का 19वां दिन है। एक जानिब यूक्रेनी शहरियों पर रूस के हमले जारी हैं तो दूसरी जानिब बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। कीव, खार्किव, मारियोपोल, सोमी, लिविव, दनीपरू दीगर शहरों से हलाकत, बर्बादी और इंसानी बहरान की वहशतनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच रूस को सख्त मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा है। पोलैंड की सरहद के नजदीक याफोरीफ पर किए गए रूसी हमले में 35 अफराद की हलाकत हुई है। मारियोपोल में रूसी हमले के आगाज से अब तक 2100 अफराद की हलाकत हुई है। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस मुख्तलिफ महाज पर अपने अस्करी आलात और फौज इकट्ठा कर रहा है ताकि ताज़ा और भरपूर हमला कर सके। उधर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का चौथा दौर आज होगा। ख्याल रहे कि तीसरे दौर की बातचीत के बाद दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ अलग अलग था। यूक्रेन ने जहां मुस्बत पेशरफ्त की बात कही थी तो वहीं रूस ने बातचीत को बेनतीजा करार दिया था। उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के वफूद सतह की बातचीत के दौरान यूक्रेनी नुमाइंदे रूसी नुमाइंदों के सामने पुतिन से उनकी मुलाकात का इंतजाम करने में भी जुटे हैं। उन्होंने इस काम को मुश्किल करार दिया है। उन्होंने पोलैंड की सरहद से नजदीक मिलिट्री बेस पर किए गए रूसी हमले की मजम्मत भी की है। उधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार नहीं दिया गया तो जल्द ही नेटो के हुदूद में रॉकेट गिरेंगे। आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। आज चौथे दौर की जो बातचीत होनी है, क्या आपको लगता है कि क्या इस बार ये इस बातचीत से कोई नतीजा सामने आ सकता है, कोई एक स्टेप जो है पॉजिटिव आ सकता है सामने? देखिए, बातचीत ये दौर है जो जारी रहना चाहिए। ये बातचीत ज्यादातर उम्मीद है कि नतीजा ही रहेगी। इसमें जो रशिया का स्टैंड है और जो यूक्रेन का स्टैंड है उसमें कोई 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जब ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं, हम पुतिन से बात करना चाहते हैं या रशिया से बात करना चाहते हैं, दूसरी जानिब इस वार को वो एक्सपैंड करके नेटो कंट्रीज को भी इस वार में शामिल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जी, जितने आप देखेंगे तो नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि रशियन जो फाइटर्स हैं या जो रशियन जेट्स हैं उनसे डायरेक्ट टकराव नेटो कंट्रीज का हो गया। सारी तरह नेटो कंट्रीज इसको करना ही चाहेंगी, इसलिए कि रशिया जो है इराक नहीं है, रशिया में मालिया नहीं है या रशिया ईरान नहीं है। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी हालत में ये जो दोनों कोशिशें हैं दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ से वो बातचीत कोशिश है, दूसरी तरफ और ज्यादा कंट्रीज को शामिल करके रशिया के खिलाफ एक करने की कोशिश है। जी बिल्कुल मुहिबुल हक साहब। और वहीं जो है तबाही जो है वो रुक नहीं रही है और हमले जो है हो रहे हैं लगातार। ऐसे में क्या अब कोई रास्ता बचता है कि यूक्रेन अब जो है नेटो
को लेकर के जो बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि नेटो इस पूरे मामले को लेकर के कोई कदम उठाए, क्योंकि अब जब उनका फिर भी पैगाम आता है तो बातचीत तो होती है, लेकिन उसमें जैसे आपने कहा कि नेटो को बार बार इन्वॉल्व करने की कोशिश होती है। ऐसे में ये हमले कैसे रुकेंगे? और रूस का जो अब स्टैंड है वो क्लियर है कि वो अपनी जो उनको करना है उस बात पर बजिद है। देखिए, इसमें दो सब्जेक्ट बता रहे खास उसको सोचने की जरूरत है। एक तरफ तो नाटो है कि नाटो एग्जैक्टली चाहता क्या है। ये वॉर ज्यादातर यूक्रेन और नाटो को डिसाइड करना है कि वहां रुकेगी या नहीं। पहली कोशिश होनी चाहिए फौरी जंगबंदी की। यानी आफ्टर ऑल रशिया जो है इसमें एक इन्वेडर है, और रशिया ने जो इन्वेड किया उससे पहले की सूरत हाल की कोई बात नहीं कर रहा है। तमाम लोग बात कर रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड किया है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, या ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन नाटो पर क्या इतना जरूरी था? क्या वो दहशत पीछे सिक्योरिटी को मजबूत करेगा या रशिया को कॉर्नर करेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी को न्यूट्रल होकर इस बात को सोचना होगा कि क्या इंटरनेशनल पीछे सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है ये नाटो का एक्सपेंशन? ये जवाब एकदम नफी में है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो नाटो कंट्री सीधी सी बात ये कहते हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन आपस में बैठ करके सबसे पहली बात ये कि जंगबंदी करें, पीस फायर कंप्लीट, नो डिस्ट्रक्शन। और दूसरी बात इसके बाद से आगे की बात करें और ये बात नहीं कह रहा है। मुझे लग रहा है कि नाटो की स्ट्रेटेजी ये है कि जिस तरह से उन्होंने फॉर्मर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में इंगेज किया और 10 साल की तबाही के बाद सोवियत यूनियन को डिफिकल्ट नेशन की हैसियत से वापस जाना पड़ा, यहाँ रशियन फेडरेशन के लिए वो यूक्रेन को अफगानिस्तान बनाना चाहता है। जी बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम जो स्टैंड देख रहे हैं या जिस तरह से रिएक्शंस हैं वो उसमें नेटो का क्या रोल है वो पूरा नेग्लेक्ट किया हुआ देखा जा रहा है कि नेटो का क्या रोल है, नेटो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जो है मामला सुलझ नहीं पा रहा है। मुहिबुल हक साहब, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एक बार फिर आपको बता दें, पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, जिसमें ऑपोजिशन हुकूमत को बढ़ती हुई बेरोजगारी, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पर सूद की शरह में कमी और जंगजदा यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों के इनखला समेत कई मामलात पर घेरने की कोशिश करेगी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बजट सेशन का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा, क्या कुछ खास रहेगा इस बजट सेशन में? वही ऑपोजिशन की तैयारी क्या कुछ है? जी निश्चित तौर पर मुनज़्ज़म, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट सत्र का दूसरा भाग जो है वो शुरू हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी यह है कि इस जो बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो रहा है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए का जो बजट है वो पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया गया, हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को यूक्रेन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया गया उसमें जो सरकार ने काम किया और जिस तरह से छात्रों को इवैक्यूएट किया गया, वापस लाया गया, इसको लेकर के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जो है वो बयान दे सकते हैं, वो संसद में अपनी बात रख सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन गंगा कितना सफल रहा और किस तरह से ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाया जा सका। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है ये जो संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विपक्षी पार्टियों की तैयारी की अगर हम बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां जो है वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। जिस तरह से हमने देखा कि ईपीएफओ पर ब्याज दर में कटौती की गई है, उस मुद्दे पर सरकार जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ यूक्रेन का मुद्दा हो गया, इसके साथ ही साथ जिस तरह से महंगाई का मुद्दा लगातार विपक्षी पार्टियां जो है वो उठा रही है, इसमें सरकार को वो घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और इसमें बीजेपी ने, सत्तारूढ़ गठबंधन ने जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया, 4 राज्यों में सफलता पाई, तो निश्चित तौर पर सरकार का
सत्तारूढ़ गठबंधन का जो हौसला है वो काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और वहीं पर हम जिस तरह से देखते हैं कि विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं निराशा की बात हुई होगी। तो यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकल वॉर की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपर हैंड में रहेगी। और लेकिन जैसा कि हमारे विपक्षी नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, लोकतंत्र विपक्षी एक भूमिका होती है और वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश जो है वो लगातार करती रहेगी। जो मुद्दे उन्होंने चुनाव में उठाए थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर जो अन्य मुद्दे हैं, उन पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के पास भी अपने जवाब हैं। जो हमें अब जानकारी मिल रही है कि विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर हैं, वो ऑपरेशन गंगा को लेकर के दोनों संसद में अपना जो स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो जो बजट है जम्मू कश्मीर का वो पेश करेंगी। तो क्योंकि जो अभी जम्मू कश्मीर में जो व्यवस्था है उसमें के तहत केंद्र सरकार ही जो है वो बजट पेश करेगी राज्य का, और इसी के तहत वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट भी पेश किया जाएगा। तो तमाम तर नजरें उस पर भी बनी रहेंगी। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शरपसंदों ने दरगाह पर जाफरानी रंग पोता है। नर्मदापुरम के सीमरी हरचंद इलाके की दरगाह पर जाफरानी रंग पोता गया है। दरगाह के अंदर तोड़ फोड़ भी की गई है। मकामी लोगों और मुसलमानों की नाराजगी के बाद मामला दर्ज किया गया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये पूरा मामला क्या है, बताएं। मुनज़्ज़ा राजधानी भोपाल से मुत्तसिल जो शहर होशंगाबाद कहलाता है, जिसका नाम अभी पिछले महीने बदलकर नर्मदापुरम किया गया है, वहां पर जो फिरका वाराना माहौल जो हमेशा बहुत अच्छा रहता है, लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, वहां पर जो है दरगाह के अंदर जो है कदीम बुजुर्ग जो है हजरत मोमिन रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थान आलिया है, वहाँ पर तमाम कौमों के लोग बिला लिहाज कौम मिल्लत वहाँ पर जाते हैं, अपनी अक़ीदत तो मुरादें वहाँ पर उनकी पूरी होती हैं। वहाँ पर रात के अंधेरे में कोशिश की गई कि न सिर्फ दरगाह के अंदर तोड़फोड़ की गई है, बल्कि दरगाह को जो है साफरानी रंग में भी रंगा गया है। मुकामी लोगों की जो है वहाँ पे जो अक़ीदतमंद है, जो वहाँ पे सुबह में वो पहुंचे तो उन्होंने दरगाह की सूरत को देखकर जो अपनी नाराजगी का इज़हार किया। और इस वक्त की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सड़क गुजरती है उस पर जो है चक्का जाम कर दिया गया है। तो हमारी वहाँ पर मुकामी जो पुलिस इंतजामिया है, वहाँ पर जो है थाना इंचार्ज हेमंत श्रीवास्तव से जो बात हुई तो उन्होंने कहा नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने जो है यहाँ की फिरका वाराना यकजहती को जो है मजमूम करने तो जो है तार करने की जो कोशिश की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु टेस्ट पर टीम इंडिया की मजबूत गिरफ्त है। तीसरे दिन मेहमान टीम के बल्लेबाजों के डिसिप्लिन और कैरेक्टर का इम्तिहान है। श्रीलंका के सामने 419 रन का निशाना है और टेस्ट का आज दूसरा दिन है, यानी वक्त की कमी है। दूसरी जानिब टीम इंडिया के गेंदबाजों के हौसले बुलंद है। उन्होंने पहली पारी में 109 रनों से श्रीलंका को ढेर कर दिया था। दूसरी बारी में उनके सामने हदफ का ताक़ुब करने के लिए जहां एक तरफ रन स्कोर का दबाव होगा तो दूसरी जानिब विकेट बचाने की जिम्मेदारी भी होगी। कशमकश की ऐसी सूरत में टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों से तीखे सवाल करेंगे, जिसका जवाब देने में उन्हें मुश्किल पेश आएगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।